Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Again, I'm in front of you with my new video, and in this video, I will discuss highlight incorrect words. Yes, highlight incorrect word is the easiest task you can say in the PTE because according to me, these are the free marks that are contributing in listening section as well as in the reading section. सो फर्स्ट आई वांट टू से कि अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हो पीटीई में, फर्स्ट टाइम अगर जो अपीयर हो रहा है उनके लिए नहीं, जो सेकेंड या थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हैं या फिर वो नेक्स्ट टाइम अपीयर होने का सोच रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी जो स्किल्स हैं किस किस टास्क में जो उनके वीक एरियाज हैं, देन हाउ दे कैन आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज. सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. सो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स अगर आपने देखना है कि आपका जो आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है उसमें आपका स्कोर कैसे आ रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका मल्टीपल स्किल्स कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं वो मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो अगर आपका मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन इस टाइप में है या इससे भी कम है या इससे ज़्यादा है तो बेटर है, बट अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा देन यू हैव टू नीड चेक योर मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की जो स्किल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रीडिंग प्लस लिसनिंग में है, और जो स्किल इसका असेस होता है वो अंडर मल्टीपल स्किल्स कॉम्प्रीहेंशन के अंडर असेस होता है. सो इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये सबसे ईजिएस्ट टास्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक ऑडियो सुन के सिर्फ जो वर्ड्स है उनको क्लिक करना है, बट उसमें भी बच्चों के पॉइंट्स नहीं आते, उसमें भी बच्चों के मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती, दे आर कॉन्फिडेंट कि वो इसमें अच्छा करेंगे, बट फिर भी उनके स्कोर्स नहीं आते. सो सबसे पहले अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हो तो ये भी रीज़न हो सकता है अगर आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा या लिसनिंग में स्कोर नहीं आ रहा कि यू हैव टू चेक द मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज अगर आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की बात कर रहे हो तो आप इस टास्क को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है. सो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये टास्क एक्चुअल में है क्या और आप इस टास्क को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. सो फर्स्ट मैं आपके साथ सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस कर रही हूँ. सो सबसे पहले दिस इज द सेकेंड टास्क ऑफ लिसनिंग एज वेल एज द पीटीई, बिकॉज एज यू ऑल नो लिसनिंग इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ द पीटीई एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स इज द सेकेंड लास्ट टास्क ऑफ द पीटीई. सो समटाइम क्या होता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हमारी स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई या रीडिंग अच्छी नहीं हुई, तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में रहती है. तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मेरा ये टास्क अच्छा नहीं हुआ, कि बिकॉज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो है वो आपके रीडिंग में भी स्कोर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस वो आपको लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है. So this is the most important task you can say as the reading point of view, because if you are losing marks in reading then you can overcome it by using the highlight incorrect words. So इस task को आप ये नहीं कह सकते कि मैं end में practice कर लूँगा या मैं पेपर से 2 दिन पहले practice कर लूँगा या फिर मैं mock में ही practice करूँगा, कि अगर mock में आ रहा है तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो scores हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं. तो आपको पहले इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा स्कोर कुछ और होता है, बट जब हम मॉक देते हैं या प्लस हम अगर पीएसएन ऑफिशियल टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे जो हमारी स्कोरिंग है वो कुछ डिफरेंट होती है. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क, मीन्स व्हाट इज द टास्क एंड व्हाट्स इज स्कोर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज द सिंपलर टास्क. मैं आपको एक क्वेश्चंस बताऊंगी कि ये टास्क एक्चुअल में है क्या, एंड इट्स द इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इट कंट्रीब्यूट्स 9 पॉइंट्स इन द रीडिंग एंड 8 पॉइंट्स इन द लिसनिंग. सो आप ये कह सकते हो कि ये टोटल आपके अराउंड 17 to 18 पॉइंट्स आपके कंट्रीब्यूट करता है, 9 points in reading and 8 points in listening. So you will get 2 to 3 questions in the final exam. जो अभी recent exam हो रहे हैं उसमें आपको 3 questions आ रहे हैं highlight incorrect words के. So क्या होता है कि अगर आप mostly बच्चे जो हैं वो AP यूनि से practice करते हैं, तो AP यूनि में जो पैराग्राफ है वो मोस्टली लेंदी है, बट अगर आपको
लेंदी पैराग्राफ आ रहा है तो आपको 2 क्वेश्चंस ही आएंगे, और अगर आपके पैराग्राफ छोटे हैं देन यू विल गेट 3 क्वेश्चंस ऑफ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स इन द फाइनल एग्जाम, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। बट फाइनल में जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा छोटा ही होता है, ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ फाइनल में नहीं आता है। एंड उसमें जो ऑडियो का ड्यूरेशन रहेगा दैट इज अबाउट 30 to 90 सेकेंड्स, मीन्स हाफ मिनट की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, और मोर देन 1 मिनट की भी हो सकती है। सो इट डिपेंड करता है कि आपका पैराग्राफ किस अकॉर्डिंग है। एंड यू हैव ओनली 8 सेकेंड्स फॉर प्रेपरेशन। सो आपके पास 8 सेकेंड्स होते हैं, आप वो 8 सेकेंड्स में देख सकते हो पैराग्राफ को, अदरवाइज देखने की भी जरूरत नहीं है। सो जस्ट आपको फोकस रखना है, जब भी आप उस टास्क को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका जो 100% फोकस है वो आपके क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। सो मैं आपको ये एग्जांपल्स करके बताऊंगी कि आपने जो अपना फोकस है वो किस तरह से रखना है, क्योंकि मोस्टली जब फोकस आपका नहीं होता तो उसका रीजन क्या होता है कि जब भी ऑडियो चलती है तो आप पैराग्राफ के साथ ऑडियो के साथ साथ इस तरह से मूव करते हो। दिस इज द मेन रीजन कि आप यहीं पे खड़े हो जाते हो और जो आपकी ऑडियो है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाती है। सो वो लाइन तो आपकी नहीं पता चलेगा आपको, और नेक्स्ट लाइन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग स्कोर इन द हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। नेक्स्ट इज द नेगेटिव मार्किंग। ये टास्क क्रूशियल भी है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 वर्ड्स हैं पैराग्राफ में और आप 5th वर्ड भी लगा रहे हो उसमें, तो जो 4th है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा एंड देन यू विल गेट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4। इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के लिए आप श्योर नहीं हो कि ये वर्ड आपका करेक्ट है या नहीं है, तो आपने उस चीज को क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस विद डिफरेंट एक्सेंट्स एंड एट डिफरेंट स्पीड। सो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है फाइनल में जो स्टूडेंट्स को फेस होती है वो एक्सेंट की होती है, क्योंकि अगर आप एपी यूनि की बात करो तो उसमें 5 to 6 एक्सेंट्स हैं। वही 5 to 6 एक्सेंट आप डिफरेंट स्पीड पे करके उनको मतलब आप अगर रैंडम पे भी चूज करते हो तो आप उन्हीं 5 to 6 एक्सेंट के थ्रू ही प्रैक्टिस करते हो। बट इन दी फाइनल ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम एक्सेंट ही आएगा, वो एक्सेंट डिफरेंट ही होता है। 99% वो एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होता है। यही रीजन है कि बच्चे वो टोटली इस चीज को फेस नहीं कर पाते कि उन्होंने वहां पे कुछ और सुना है, मतलब प्रैक्टिस के ड्यूरिंग वो कुछ और पढ़ रहे थे, बट जो अभी फाइनल में वो दे रहे हैं तो वो जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। इसमें भी मैं बात करूंगी। नेक्स्ट है पुट योर कर्सर इन द मिडल एंड मूव योर आईज और नॉट द कर्सर। बिकॉज आप क्या करते हो कि आप कर्सर को तो ऐसे मूव करते रहते हो, कर्सर के साथ ही आपकी आईज मूव होती हैं। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करती हूँ कि कर्सर को सेंटर में रखो, जो भी ऑडियो चल रही है तो अपने आईज को मूव करना है, कर्सर को मूव नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन खत्म होगी तो कर्सर को सेकेंड लाइन के मिडल में ले आओ, सेकेंड लाइन खत्म होगी तो थर्ड लाइन के मिडल में ले आओ, बट उसको इस तरह से मूव मत करो, क्योंकि ऑडियो तो फास्ट चलेगी बट आपका कर्सर पीछे रह जाएगा। उस केस में क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली अपने पॉइंट्स को लूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डोंट सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट दी वर्ड्स वंस द ऑडियो इज ओवर। ये मोस्टली होता है जब पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स का ये होता है कि शायद यहाँ पे भी एक था हाई वर्ड और यहाँ पे भी शायद एक था, तो वो उस चक्कर में क्या करते हैं कि उनके पॉइंट्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, दे कैन लूज देयर मार्क्स इन हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। लेट्स डू एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आपने डिफरेंट एक्सेंट्स के थ्रू गो थ्रू होना है, तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ वो मैं एपी यूनि से ले रही हूँ एग्जाम्पल। आप सभी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एपी यूनि से ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम अप्रैल प्रेडिक्शंस। सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप एपी यूनि पे प्रैक्टिस करते हो तो जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपने इसको रैंडम पे क्लिक करना है। मेरा पॉइंट जो था जो आज की वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि जब भी आप एपी यूनि से प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास ओरिजिनल स्पीकर देन दीज ऑल, आपके पास जब आप रैंडम पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आपके पास ये 5 स्पीकर ही हैं जो आपके रिपीट होते हैं,
मीन्स जो ओरिजिनल स्पीकर आएगा प्लस जो आपके रेपिटेशन होगी कि यही स्पीकर आपको बार बार आएंगे। बट आपका जो एक्सेंट, जो आप फेमस रहोगे एक्सेंट से, वो आप सिर्फ इन 5 एक्सेंट से ही फेमस रहोगे। बट अगर आप हाईलाइट इनकरेक्ट की बात करते हो, प्लस आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बात करते हो, या फिर आप रिपीट सेंटेंस की बात करते हो, तो आपको जहां से भी एक्सेंट सीखने को मिल रहा है, जो भी एक्सेंट आपको लग रहा है कि डिफरेंट है, तो आपने वो सुनने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जितना फैमिलियर आप एक्सेंट के साथ होते हो, आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन या हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड या रिपीट सेंटेंस में जो कम मार्क्स हैं, वो इसी रीज़न की, यही रीज़न है उनका कि आपको जो एक्सेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सबसे पहले आप फंबल इस चीज़ में होते हो कि मैंने तो ये एक्सेंट सुना ही नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आपने एपी यूनि से प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने प्रैक्टिस एपी यूनि से ही करनी है, कि क्योंकि जो मोस्टली डाटा है वो एपी यूनि पे ही पड़ा हुआ है। बट आपने अपने आप को डिफरेंट एक्सेंट्स के थ्रू फैमिलियर जरूर करना है। सो मैं आज आपको 2 वेबसाइट के बारे में बताऊंगी कि जहां से आप डिफरेंट एक्सेंट ले सकते हो। जस्ट आपने सिर्फ सुनना है। प्रैक्टिस अगर आप एपी यूनि से कर रहे हो देन यू कैन गुड, बट अगर आपने डिफरेंट एक्सेंट के थ्रू फैमिलियर होना है देन यू कैन गो टू द डिफरेंट वेबसाइट्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेलेक्ट द स्पीकर एट द रैंडम एंड स्पीड एट 1.2। ऑलवेज प्रैक्टिस एट 1.2। जो मैंने अपने पहली वीडियोस में भी बताया कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो हमेशा 1.2 पे करनी है। सो लेट्स रीडू इट। और सबसे नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि जैसे आप क्या करते हो कि ऑडियो चल रही है तो आप जो कर्सर को ऐसे ऐसे मूव करते हो, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आप, हमें यही गाइडेंस दी जाती है कि आप लाइन के साथ साथ मूव कर लो। बट अगर आप लाइन के साथ साथ मूव कर रहे हो तो आप उस चीज़ को पढ़ भी रहे हो, ऑडियो भी चल रही है, तो आप, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप उसको पढ़ने लग जाते हो, तो आपका कर्सर यही रह जाता है। बट आपकी जो ऑडियो है वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाती है। सो आपने क्या करना है, कर्सर को मिडल में रखना है, अपनी आईज को लेफ्ट राइट मूव करना है, नॉट दी कर्सर। उसके बाद जब लाइन खत्म होगी देन कीप द कर्सर हियर। उसके बाद सेकेंड लाइन खत्म होगी तो आपने अपनी कर्सर को थर्ड लाइन पे लेके आना है। बट आपने कर्सर को इस तरह से मूव नहीं करना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। What we are gonna find out today is how it's a bit more complicated than that, which it always is. I think it's really wonderful. I mean, not being an experimental scientist myself, I have a kind of envy at the way in which science can continue to surprise us by this. People working away in labs, moving on our understanding in ways. Hugo is a cognitive scientist at the French National Center for Scientific Research. Hugo Mercier. So let's submit it. So आपका जो स्कोर है वो 5 आउट ऑफ 5 है। सो सबसे नेक्स्ट मेरा पॉइंट था कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, इज हो गया, अ हो गया, या वी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, इट्स हो गया, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि वो भी सोचते हैं कि ये भी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हो सकता है। बट ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, शेल, शुड, कुड, कैन, ये कोई भी जो होंगे वो आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में नहीं आएंगे। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड होंगे वो वर्ड्स होंगे, नॉट दी हेल्पिंग वर्ब्स। सो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हाउ है, सो हाउ भी आपका जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है वो ये नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ पे भी फोकस रखना है क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या करते हैं कि किसी पे भी लगा देंगे क्योंकि हमें तो 4 अपने पूरे करने हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ आया है कि ये वर्ड है तो आपने तभी क्लिक करना है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने उस चीज़ को याद रखा तो मैं लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लूँ, फिर से मैं इसको डीसिलेक्ट कर लूँ। ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं यहाँ पे 6 लगा देती तो मेरे पॉइंट्स नेगेटिव में जाने थे और 1-2 पॉइंट्स कम होने थे। तो ये एक अलग डिफरेंट एक्सेंट हो गया। सो मैं नेक्स्ट एक और एक्सेंट से आपको फैमिलियर करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। I think the importance of creativity today really reflects a fundamental shift in the nature of the economy. You know, in the old days, wealth was created because in the industrial era, you manufactured something, you got economies of scale, you had long production runs, you were really efficient,
You know, you could get a Model T any color just so long it was black, right? So there was standardization. And there was a whole set of assumptions about how to manage, how to create an organization, you know, a typical kind of hierarchical organization to make sure that things ran smoothly. Well, that may be great for a relatively stable era of history, relatively stable, but now things are fundamentally unstable. And so we need less economies of scale and more economies of discovery, which means that the management approach, the organizational approach, has got to shift as well. So let's submit it. So these are the highlight incorrect words. So अगर आप इस पैराग्राफ को भी ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो ये वर्ड्स हैं, जो सिंपल वर्ड्स हैं लाइक रिफ्ट, एवरीथिंग, इफेक्टिव, सेंट्रलाइजेशन, presumptions, functionally and recovery. So ये words हैं जो incorrect हैं. So जो आपके was, were, there, here, तो वो आपके जो words हैं वो कभी भी incorrect नहीं होंगे. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और कभी भी आपने कर्सर को इस तरह से मूव नहीं करना है. सो कई बार क्या होता है कि पेपर में जो आपका पैराग्राफ है वो छोटा है बट आपके पास बैकग्राउंड नॉइस भी होती है. तो आपने हर चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अगर बैकग्राउंड नॉइस आ गई तो मैंने इस चीज़ को कैसे कवर अप करना है. और एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि हर पैराग्राफ में 4 जो वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट होंगे ही होंगे. लेस देन 4 कभी भी इनकरेक्ट वर्ड्स नहीं होते. मोर देन 4 हो सकते हैं बट लेस देन 4 नहीं होंगे. सो आपने इस चीज़ पे भी फोकस रखना है. और अगर आप एक वर्ड करेक्ट कर रहे हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा. सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. The UN Charter comprises a preamble and 19 chapters divided into 111 articles. The Charter sets forth the purposes of the United Nations as the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations between states, and the achievement of cooperation in solving international economic, social, cultural, and humanitarian problems. It expresses a strong hope for the equality of all people and the expansion of basic freedoms. The principal organs of the United Nations, as specified in the Charter, are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. सो दीज आर दी इनकरेक्ट वर्ड्स. सो इस तरह से आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को इम्प्रूव करना है. बट प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग. सो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर अगर आप किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पीटीई के टॉपिक में या इंग्लिश में देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन द कैप्शन. And don't forget to share these videos with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.